नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज बात तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जिसका असल नाम है भाग्यनगर, वहां से जो वीडियो सामने आया है उसने कांग्रेस शासित प्रदेश की सारी तस्वीर एक बार में शीशे की तरह साफ कर दी है। इस वीडियो ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप जरा सोचिए, जिस शहर को आधुनिक प्रशासन और सख्त कानून के लिए जाना जाता, जो विख्यात है, उसी शहर में कानून की हालत ऐसी। अगर अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके से भागते नहीं तो यकीन मानिए ये कट्टरपंथी भीड़ उनकी लाशें वहां से भेजती। दरअसल मामला उस समय का है जब प्रशासनिक टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में लैंड जिहाद का पूरा कारोबार फल फूल रहा था, जिसके लिए बुलडोजर पहुंचा था। कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मुस्लिम भीड़ के दबदबे को देखते ही अधिकारी पीछे हट गए। दबदबा इतना ज्यादा था कि न सिर्फ सरकारी कार्रवाई रुक गई, बल्कि जो अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पर गए थे उनको घेर लिया गया, डराया गया, धमकाया गया। हरी टोपी वालों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया उस पूरे एरिया में। जानकारी के मुताबिक जैसे ही AIMIM से जुड़े MLC नाम मिर्जा रहमत बेग कादरी ये मौके पर पहुंचा, पूरे हालात एकदम से बदल गए। इसके यहाँ पर पहुंचते ही ये जरा सुनिए, सुनते भी रहिए और समझते भी रहिए, तस्वीरों को देखते भी रहिए, तब आप समझ पाएंगे। ये आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, ये रहमत बेग कादरी सरकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप करता रहा, कानून को ठेंगे पर रखता रहा। बुलडोजर कार्रवाई इसने रुकवा दी चंद सेकंड्स में। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बहस और तनावपूर्ण स्थिति आप देख पा रहे हैं। इसके बाद प्रशासनिक टीम को पीछे हटना ही पड़ा। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कई सवाल उठा रही हैं कि क्या ये जनप्रतिनिधि के दबाव में सरकारी मशीनरी को रोकना चाहिए या रुकना चाहिए। ये पूरा मामला कानून की निष्पक्षता और प्रशासन की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर किसी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तो उसे बीच में रोकने का अधिकार इनको कैसे मिल गया, और अगर अधिकारी मौके से हटने को मजबूर हुए तो ये कानून व्यवस्था की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह नहीं तो क्या है। सोचिए, कंधे पर 3-3 स्टार लगाए खाकी वर्दी वालों को मुसलमानों की भीड़, हरी टोपी वालों की भीड़ पीछे हटने को मजबूर कर देती है, बेइज्जत करती है। कांग्रेस शासित तेलंगाना, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, जो खुद भी कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। खैर, कांग्रेस शासित तेलंगाना की राजधानी में जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ, ओवैसी की पार्टी AIMIM से MLC मिर्जा रहमत बेग कादरी के आगे जिस तरीके से रेवंत रेड्डी के प्रशासन ने घुटने टेके, क्या वो किसी बड़े संकेत की ओर इशारा तो नहीं है? ऐसे में जवाब तो चाहिए में आज हमारे सवाल जो उठने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस राज में कट्टरपंथी भीड़ का फरमान चलेगा क्या, और चल रहा है क्या? AIMIM के MLC के सामने पूरा प्रशासन घुटने टेकने को मजबूर हो कैसे गया? कानून से ऊपर कब से AIMIM का MLC हो गया? यह घटना तेलंगाना के सिस्टम कैप्चर की तरफ इशारा है क्या? वीडियो सामने नहीं आता तो क्या सब कुछ दबा दिया जाता? एक सवाल यह भी है। आज इन सवालों को आधार बनाएंगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर संभव हो पाए तो प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर वो MLC किस प्रकार से चढ़ा हुआ था जेसीबी के ऊपर। ये देखिए एक बार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वहां पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची हुई थी। अवैध अतिक्रमण का मामला था। बुलडोजर पहुंचा, लेकिन बुलडोजर के पहुंचते ही हरी टोपी वाला MLC भी पहुंच गया। ये AIMIM का है, और इसके पहुंचते ही पूरी कहानी बदल गई। बड़ी संख्या में भीड़ लेके ये पहुंचते हैं। ये इन लोगों का चिरपरिचित अंदाज होता है दबाव बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, और वहां पर 3-3 स्टार वाले पुलिसकर्मी पीछे हट गए।
बुलडोजर वाला गालियां खा रहा था, पुलिसकर्मी गालियां खा रहे थे। यह है तेलंगाना की राजधानी की स्थिति, यह है कानून व्यवस्था। कांग्रेस की सरकार है वहां पर और किस प्रकार से घुटने टेक दिए, ये जरा समझिए। अब ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है? क्या इस प्रकार के हरी टोपी वाले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वहां पर देखिए वोट बैंक की मजबूरी, लाचारी ऐसी। ये देखिए पुलिस कर्मी को किस प्रकार से एमएलसी डांट रहा है। 3 स्टार लगे हुए हैं इसके वर्दी पे, किसी का कुछ समझ नहीं रहा। देखिए क्या समझ रहे हैं आप? कांग्रेस राज में इन कट्टरपंथियों को किसका संरक्षण है, आज इसकी बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। परिचय सबसे पहले उनसे आपका कराएंगे। बता आपको दें कि भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी आपका। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। पंडित राज शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ पूर्व एसीपी साहब कनेक्ट है वेद भूषण जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है। फोन लाइन पर रहेंगे सर हमारे साथ। और मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जो जुड़ गए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया पंडित राज शर्मा जी की लेनी यहां पर आवश्यक हो जाएगी। सर, आपकी पार्टी की वहां सरकार है लेकिन कानून व्यवस्था दिख नहीं रही है। ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, जिसको हमने एलिब्रेट किया, क्या टेक है आपका इस पर? सरकारी कर्मचारी से किसी भी व्यक्ति को, अगर वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी निहित करने आए तो उसको उससे बोलने का एक लहजा होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, ये कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा कि वहां पे अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय, पुलिस छोड़िए कोई भी सरकारी एम्प्लॉय, इवन दैट की लेखपाल हो या छोटा कोई भी नोटिस तक देने आए तो उससे हमें व्यवहार एक अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इस व्यवहार को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्या है ना, अब सारी जगह यही चल रहा है। अब यहाँ से लो, उत्तराखंड से लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, हर जगह ले लो, उत्तराखंड में ले लो। आपने सर, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आशीष भाई शायद आपने पुलिस को भागते हुए नहीं देखा होगा। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मैं इस बात को कोई जायज नहीं ठहरा रहा हूँ। पहले तो मेक इट क्लियर इसे, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे मामले में पुलिस हो या कोई भी हो, बिल्कुल परिपक्व होके जाए, जैसे लोग जाते ही हैं, और एक फोर्स होनी चाहिए उस हिसाब से। ओके, गॉट इट सर। हम इस पर ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का ले लें पंडित राज शर्मा जी, उसके बाद में हम आपसे और विस्तार से बात करेंगे सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी। शर्मा जी, कांग्रेस राज में इन कट्टरपंथियों को किसका संरक्षण है सर, ये जरा समझाइए। और लगता क्या है आप लोगों को, हालातों को देखते हो, जिस प्रकार से उस एमएलसी के पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया, 3-3 स्टार वाले पीछे हट गए, बुलडोजर वहां से लौट गए। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार सर। देखिए, पंडित राज शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी बातें करते हैं। कई बार वो भी बातें करते हैं जो उनके पार्टी लाइन से शायद हटके रहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तेलंगाना में ऐसी पार्टी का शासन है, वहां पे मुसलमान डोमिनेटेड और जो मुल्ला मौलवी डोमिनेटेड जो कल्चर है वो पीक पे है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हैदराबाद में रहते हैं और उनसे लगातार इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो उसी का ये परिणाम है। अगर ये कट्टरपंथियों की शय नहीं होती, कट्टरपंथियों का दबाव नहीं होता, कट्टरपंथियों को खुली छूट नहीं होती, तो ये हिम्मत नहीं होती एक 3 स्टार ऑफिसर को भगा भगा के इस तरीके से अपमानित करें। 3 स्टार ऑफिसर का मतलब होता है कि वो इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी है और उनको एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, और उनके अंदर भी कई सारे ऑफिसर रहते हैं, या फिर 3 स्टार जो है वो थाने का SHO भी होता है, इंचार्ज भी रहता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो दिखाता है कि जो तेलंगाना का स्वरूप है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही खराब कर दिया है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत आज वहाँ पे जो मुल्ला मौलवियों की हिम्मत इतनी हो गई है कि जो कानून को सुरक्षित रखते हैं या कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्तरदायी लोग हैं, आज उनको भी परेशान किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो 2 स्टेट है, तेलंगाना और कर्नाटक, जो बिल्कुल नियरिंग स्टेट है, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये आने वाले समय में कांग्रेस की जड़ों में छाछ डालने वाली काम करने वाले हैं। इस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, उतना ही कांग्रेस का हैरास इन दोनों राज्यों से होने वाला है। ओके, खेमचंद जी आप प्लीज बने रहिएगा। वेद भूषण जी भी हमारे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही होगी। वेद भूषण जी, आवाज मिल रही है? ओके सर, थैंक यू। इस प्रकार से सर वो तस्वीरें शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, पुलिस अपना काम करने गई थी, बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर AIMIM पार्टी का एक हरी टोपी लगाया MLC पहुंचा पूरी भीड़ लेके, और वहां से प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। क्या इसे कानून व्यवस्था की विफलता की दृष्टि से ही देखना चाहिए?
आशीष जी, एक दुर्भाग्य है कि ये पहली बात तो करेक्ट कर दूं, इंस्पेक्टर नहीं है, एसीपी रैंक के, डिप्टी एसपी रैंक के गजेटेड ऑफिसर हैं जी, जिसके साथ में एआईएमएम के जो नेता हैं जिस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, ये इसमें सीधा सीधा मुकदमा जो ड्यूटी में मदालखत होती है, ड्यूटी में रुकावट, उसका दर्ज करना चाहिए, तुरंत इनको अरेस्ट करना चाहिए था। परंतु जिस तरह से राजनीतिक पार्टीज का वहां पर स्वरूप है, अब यही पिक्चर यदि आप उत्तर प्रदेश में देखें तो वह पिक्चर बिल्कुल आपको रिवर्स दिखाई देगी। वहां ये श्रीमान हाथ जोड़कर पैरों में गिरे हुए पड़े होंगे, ये एसीपी साहब तो क्या सिपाही के पैर पकड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है जिसकी वजह से इस तरह के लोग पनपते हैं। दिल्ली में बहुत लंबे समय तक जो राजधानी भी है हिंदुस्तान की, इसी तरह की पिक्चर देखने को मिलती थी। जामा मस्जिद, दरियागंज, मटिया महल, राजमहल, तमाम जगह कोई भी डिमोलिशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर जामा मस्जिद के इमाम जो बड़े ताकतवर थे, जिनके सामने तमाम कांग्रेस की सरकारें नतमस्तक रहती थी। अब उसका स्वरूप जो हैदराबाद के निजाम साहब के जो अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं, एआईएमआई के लीडर जो हैं, वो इस तरह की पिक्चरें उनके साथ गाये बगाई दिखाई देती हैं। चाहे वेस्ट बंगाल में एआईएमआई का बाबर मस्जिद बनाने वाला मामला हो, दिल्ली में कोई मामला हो, उनकी इस तरह की पिक्चरें उनके लिए आम हो चुकी हैं। परंतु इसका इलाज जनता करेगी। अभी थोड़ा और वक्त कीजिए, इंटरनेशनल कैनवास पे देखिए ये टोपी वालों की क्या खुद हालत हो रही है, किस तरह से इजराइल, ईरान, अमेरिका और तमाम मिडिल ईस्ट आग में लग चुके हैं। ये खुद ही लड़कर मरकर खत्म होने की स्थिति में आ गए हैं। कहीं शिया सुन्नी विवाद, कहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ विवाद करना, ये खुद इनको अपनी जड़ें खत्म करने के लिए मजबूर कर देगा। खुद समाप्त हो जाएंगे। हमें समाप्त करने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को जरूरत नहीं है। ये खुद इस तरह की मानसिकता है। इनको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है इसकी भी बात होगी। सरकार वहाँ कांग्रेस की है तो एआईएमआईएम और इतने हावी कैसे हैं, इन तमाम पहलुओं की हम बात करेंगे। लेकिन असगर खान से भी बात करना आवश्यक है, मुसलमान स्कॉलर हैं। असगर खान साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। ये जहाँ पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कोई हरी टोपी वाला नेता पहुँच जाता है, तो वो लोग अपने आप को कानून से ऊपर क्यों समझने लगते हैं? इन तस्वीरों को देखने के बाद, पूरे मामले को समझने के बाद, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देखेंगे इसे? असगर जी, आपका जो मोबाइल है उसको अनम्यूट कर लीजिए सर, तब आपकी आवाज़ पहुंचेगी हम तक। जो डिवाइस है उसको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, माइक का बटन दबाइए, उसके बाद अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने मुस्लिम स्कॉलर कहा, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इतनी ज्यादा नॉलेज रखता हूं, लेकिन फिर भी मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए मैं एक दरमियानी बात भी कहूंगा। मैं सबसे पहले यही बात है जहां से आपने शुरू की है कि आपने कहा कि साहब ये कट्टरपंथी और ये हरी टोपी वाले ये सब ये करते हैं, एआईएम के, उनको आप कट्टरपंथी कहना चाहते हैं। मेरा एक और सवाल है, हम कहाँ रहते हैं? मैं इस मुस्लिम स्कॉलर होने से पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा मुल्क है और इस मुल्क का एक कानून है, उस कानून को मैं मानता हूँ। तो कानून सबसे ऊपर है, ये हम देख रहे हैं रोजमर्रा। आपने सही कहा अभी के कानून को नहीं मानते, लेकिन हमें वो भी मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो कानून को नहीं मानते। पूरे मुल्क को इस वक्त बर्बाद करने में जो लगे हैं वो कौन लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, लोगों की, बच्चों की पढ़ाई की तरफ उसको नजरअंदाज करते हैं, लोगों की रोजी को नजरअंदाज करते हैं, तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ एक चीज सामने लाते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम। सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, यहाँ भाई कौन से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आप तो मुल्क का कानून है, आप जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ करें। आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कट्टरपंथी कर रहे हैं, ये हरी टोपी वाला कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं बेसिकली क्या है ना असगर साहब, वो कर रहे हैं। मुझे बस ये समझा दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को कि वर्दी वालों से सर बस मुझे समझा दीजिए। नहीं, ओपनिंग रिमार्क का मैंने आपको अवसर दिया, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं इस पर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सुनिए ना, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा सर, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, सुन लीजिए मेरी बात। बस ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, हम सब जानना चाहते हैं आपकी जो मासूम कौम है इनको वर्दी से दिक्कत क्या है? अमेरिकी फौज की वर्दी हो उनसे दिक्कत, इजरायली सेना की वर्दी हो उनसे दिक्कत, रूसी सेना की वर्दी हो उनसे दिक्कत, भारतीय सेना की वर्दी हो उनसे दिक्कत, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो उनसे दिक्कत, भारतीय राज्य की पुलिस हो उनसे दिक्कत। एग्जैक्टली है क्या? ये वर्दी को देखते खून खौल क्यों जाता है आप लोगों का?
ये दिक्कत हमारी दिक्कत नहीं है। हाँ। ये दिक्कत आपकी सोच की दिक्कत हाँ। है। सिर्फ आप अपनी सोच साफ कर लीजिए, अपने जहनों में भरी हुई इस गंदगी को बाहर करिए जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करती रहती है। इंसानों की बात करिए, देश वासियों की बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, तालीम की बात करिए, रोजी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, लोगों की हमदर्दी की बात करिए, नफरत की बात। और ये जो कानून व्यवस्था की बच्चा उधेड़ रहे हैं सफेद टोपी और हरी टोपी वाले, इनके बारे में बात ना करें ना। बात करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा ना सर देश में। ऐसा नहीं है कि ये संख्या ज्यादा होते ही चढ़ जाओगे, उनके बारे में संख्या ज्यादा होते ही चढ़ जाओगे, ये नहीं चलेगा। शरिया नहीं चल रहा सर, हमारे देश का संविधान है। आप आपको वकील कहते हैं, नहीं आपको तो पहले मांग करनी चाहिए कि इस एमएलसी के ऊपर, इसके समर्थकों के ऊपर तुरंत कांग्रेस सरकार से मांग होनी चाहिए आपके द्वारा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अल्फाज उसके नहीं, आपकी तो मांग होनी चाहिए कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस प्रकार से चीजें नहीं चल पाएंगी। भीड़ तंत्र थोड़ी ना लागू होगा सर हमारे देश में। अगर भीड़ से ही फैसले होने लगे तब तो हो गया कल्याण। आप चाहते हैं सही बात लोगों तक नहीं पहुंचे। हम सही बात नहीं, हम सही तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, बात तो दूसरी चीज है। एनीवेज मैं समझ गया असगर जी, आप ले दो के वहीं पे आ जाते घूम फिर के कि वो पर्सनली अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये हरी टोपी वाले सफेद टोपी वाले किस प्रकार से। इसलिए तो मैंने पूछा कि आप लोगों का जो कौम है, तो तथा कथित शांति प्रिय कौम जो है, शांति दूत हैं, इनको वर्दी से दिक्कत क्या है? मैंने देखा कि जयपुर में कुछ दिन पहले वो कार्रवाई करने गए, पत्थर बरसा दिए उनके ऊपर। इस प्रकार के तमाम मामले हम देखते हैं सर। ये प्रॉब्लम है, वर्दी देख के खून खौल जाता है। ठीक है, सारी वर्दियां अच्छी हैं। ओके सर। पंडित राज शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए। पंडित राज शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि इनको, ओके सर हो गया। असगर जी मैं आ रहा हूं, मैं आपको और अवसर दूंगा अपनी भड़ास निकालने का। ठीक है, ओके, रुकिए। पंडित राज शर्मा जी, कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री वहां पर रेड्डी साहब, उन्होंने कहा था मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। आपको नहीं लगता इस प्रकार के बयान देने से इन हरी टोपी वालों की, सफेद टोपी वालों की हिम्मत बढ़ती है, फ्यूल मिलता है? ये लोग बहुत दादागिरी करते हैं, चाहे जहां पहुंचे अपने हिसाब से चीजों को लागू करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए एक मुख्यमंत्री को। ऐसा है ना आशीष भाई, हमने तो, मैं बहुत कुछ देखता हूँ इस जमाने में, जो दिन भर मुस्लिमों को गाली देते हैं वही मुस्लिमों की रोजा अफ्तार पार्टी में जाते हैं, वही मुस्लिमों से गले मिलते हैं। तमाम चैनलों के हेड देखता हूं मैं। नहीं जाना चाहिए आपको, जिससे नफरत नहीं जाना चाहिए। आप मनसा वाचा कर्मण में रहिए, समंजस बैठाइए। अगर मुस्लिम इतने ही गलत हैं तो वो चैनल के हेड क्यों जाते हैं, क्यों रोजा इफ्तारी में जाते हैं? किसने कहा जाने के लिए? कौन जाता है उससे हमें नहीं मतलब है। हमारे चैनल के हेड, हमारे चैनल के मालिक नहीं जाते सर। सुन लीजिए, हम नहीं जाते हैं। टीवी में तो गाली दो, हम नहीं जाते हैं सर। आप लोगों में है ये तमाम चीजें। पंडित राज शर्मा जी आप जा सकते हैं, हम नहीं जाते हैं सर। क्यों जाते हो? हम कोई इफ्तारी फिफ्तारी में नहीं जाते। हम जानते नहीं क्या होती है इफ्तारी फिफ्तारी। हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते इन चीजों में। कोई नहीं गया, हम नहीं जाते सर। आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। पंडित राज शर्मा जी, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जो सवाल पूछा उसका जवाब। नहीं, यू आर नॉट माय टीचर। अरे मैं इस वक्त आपका टीचर ही हूं सर। आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट। दिस इज माई डिबेट, दिस इज माई डिबेट, दिस इज माई डिबेट, दिस इज योर डिबेट, दिस इज माई डिबेट। आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट। आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आपको जवाब देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस का। अगर नहीं है मत जवाब दीजिए, कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है। ये बीपी बढ़ाकर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। ये इसका कोई मतलब नहीं सर। चिल्ला चिल्ली का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। जो सवाल पूछा सर, मैंने आपको सर के अलावा दूसरा शब्द बोला ही नहीं। बंद करिए। इतना आदर पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ, गलत बात करते हैं। मैं और भी जगह बैठता हूं। आप सर, आप चिल्ला चिल्ली क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चिल्ला चिल्ली? आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे से उलझने का कोई मतलब नहीं। देशवासी आपको देख रहे हैं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, कितनी लचर है देशवासी देख रहे हैं। आपके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। रेवंत रेड्डी मुसलमानों को पालते हैं, उन मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमान इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुसलमान, उनको फ्यूल देते हैं। उसके बाद में कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर आप बीजेपी के किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। मुसलमान देश का नागरिक जहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के शब्द खत्म होते हैं, वो एंकर्स पर पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। तमाम दर्शक देख रहे हैं कि मैंने पंडित राज शर्मा जी से कितने सम्मान पूर्वक बात किया है, उनको सर कह के संबोधित किया है, आदरणीय माननीय कह के संबोधित किया है, लेकिन वो सीधा अटैक करने लग गए क्योंकि शब्द हो गए समाप्त। और इनकी सरकार के मुख्यमंत्री जो टोपी लगाकर घूमते हैं, जिनको नमाज पढ़ना नहीं आता, वो गलत तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं।
हैं, आज वही हरी टोपी वाले कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शर्मा जी बेचारे करें क्या? आपके चैनल के हट जाते हैं हेमचंद शर्मा जी क्यों जाते हैं बताइए, हमारे गले क्यों मिलते हैं बताइए? जाते हैं उनको बोलो ना सर, मेरे से क्या बोल रहे हैं? हम तो ना जाते हैं, चैनल के लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते सर, रोजाफ्तारी में हम नहीं जाते हैं सर। बताओ तो जो जाते हैं राहुल गांधी अपने से बड़ी उम्र के आदमी को कहोगे बोलिए, ये रेवंत रेड्डी आपके मुख्यमंत्री साहब हैं, वो जाते हैं उनको बोलिए। देखो आशीष भाई एक बात सुन, चंद्रबाबू नायडू जाते हैं उनको बोलिए, करना ये अखिलेश यादव जाते हैं आज के बाद मत कह देना बस। मुझे शब्दों से मैं आप छोटी उम्र को मैं फिर भी सम्मान से बोलता हूं सर। मैं अपनी उम्र का दरमियान हो गया, इतनी भी छोटी उम्र का नहीं हूं, 10-12 साल से पत्रकारिता मैं भी कर रहा हूं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप मुझे बता दीजिए, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती देखी गई है हमने, उस पर मैं आपसे अगर बात करना चाहता हूं। अगर मैंने कोई सवाल आपसे पूछ लिया सर, तो उसमें मैंने क्या गलती कर दी? आपने राजस्थान की पुलिस को देखा था भागते हुए भी? हाँ बिल्कुल देखा था, तो हमने उस पर डिबेट की थी, हमने उस पर डिबेट की थी सर, हमने उस पर डिबेट की थी जयपुर में। हम जो पत्थरबाजी इन जाहिल कौम ने किया था, हमने भजनलाल सरकार से सवाल पूछे। मगर मुझे बार बार रिपीट करने का मन नहीं होता। आप आरएसएस के पदाधिकारी हो, आप यहाँ एंकर का छदम रूप हो, नहीं आप रियल में एंकर नहीं हो। आपको अपने आप को एंकर कहते हुए खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं पंडित राज शर्मा जी, ये जो ताव आप मुझे दिखा रहे हैं, अगर हिम्मत होती तो ये ताव आप ओवैसी को दिखाते, गिरफ्तार करवा देते अब तक इस एमएलसी को। मैं कह रहा हूं ना, मेरे पे क्या सर, मैं तो आपसे नहीं सर, मैं तो आपको बहुत मान सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। मैंने बस सवाल पूछने, आपको वो चीज चुप गई। ये ताव आपको वहां दिखाना चाहिए, एमएलसी को गिरफ्तार कर लो, बोलो अपने मुख्यमंत्री को करें गिरफ्तार। क्यों नहीं बंद करती? अभी वेदभूषण जी आ रहा हो गया, ऑडियो ऑन करना पंडित राज शर्मा जी। पंडित राज शर्मा जी से मैंने जो सवाल पूछा, क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछा है? तमाम दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बाद में जब भी इस डिबेट को देखें कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अभी वेदभूषण जी ने अभी कहा यह चीज कि सही मायने में इस एमएलसी के ऊपर या दबाव बनाने आए तमाम लोगों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। क्या यह ताव कांग्रेस पार्टी इन एआईएमआईएम के नेताओं पर दिखा पाएगी? खेमचंद शर्मा जी देखिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तेलंगाना में भरसक प्रयास भी करेंगे। हम लोग लगातार वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो कांग्रेस की सरकार है वो जिस तरीके से आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे और कहते थे कि वो जो देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसी नीति के तहत आज तेलंगाना में भी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसा मान के चल रहे हैं, और मान के नहीं, वो इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। जो पहला अधिकार तेलंगाना के रिसोर्सेज पे वो मुसलमानों का है, ये सबका होना चाहिए। तेलंगाना में ऐसा नहीं कि मुसलमान मेजोरिटी वहां पे स्टेट हो, वो हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, लेकिन हैदराबाद में और मुसलमान जो है वो थोड़ा कुछ एरियाओं में मेजोरिटी में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है चाहे हिंदू या मुसलमान हो, कानून का सम्मान सबको करना है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अधिकारियों का सम्मान सबको करना है। अगर आप कानून को इस तरीके से अपमानित करोगे, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिसर्स के साथ इस तरीके से व्यवहार करोगे, तो ये तो अराजकता है, यही तो जंगल राज है। हम यही तो कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सत्ता होती है वहां अगर अपराध करने वाला अपराधी मुसलमान है तो कांग्रेस की सरकारें चुप हो जाती हैं, सो जाती हैं, मुंह बंद कर लेती हैं। नहीं, आप खेमचंद जी आप ये भी देखिए ना सर, खेमचंद जी आपने यहीं पर देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है इस पूरे मामले, जहां हमारा कोई रोल नहीं सर, सुनिए, यहाँ जहां हमारा कोई रोल नहीं है, मैंने सवाल पूछ लिया तो यहाँ पर भी हिंदू गुनहगार बन गया। मैं एक हिंदू हूं, मैंने पंडित राज शर्मा जी से सवाल पूछ लिया मुसलमानों पर, तो उनको मेरी आवाज चिल्ला चिल्ली लग रही है, लेकिन ये जो गालियां दे रहे हैं वहां पर मुसलमान, उनको वो भजन सुनाई दे रहा है। अब ये भी तो हैरान करता है ना सर खेमचंद जी। जी ने तो फिर भी ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज किया, लेकिन सो कॉल जो मुस्लिम स्कॉलर असगर जी हैं उन्होंने एक बार भी इस कृत्य को कंडम भी नहीं किया, बिल्कुल सही बात, उसकी वासना भी नहीं की, निंदा भी नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी वहां पे जाके ऑफिसर के साथ अपमानित कर रहे थे, उनको या ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए, या समाज इनकी निंदा करता है या इनके प्रति उनके जो वो फतवा जारी करते हैं वो फतवा जारी करवाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं। ठीक 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 है, हमारे साथ एसीपी साहब भी हैं। एसीपी साहब, अगर इन लोगों को फ्यूल कहां से मिलता है? क्या इस प्रकार के बयान देना इन लोगों को मन बढ़ाने जैसा नहीं होता है कि मुसलमान इस कांग्रेस, कांग्रेस इस मुसलमान, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इन लोगों का है, इस प्रकार की बातें इनको संरक्षण देने जैसा नहीं है क्या? इसी के बलबूते ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं सर।
एसीपी साहब, देखिए आशीष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में और बहुत सारे देशों के अंदर हूती और हमास उनको समर्थन दिया जाता है, जबकि वो इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड है कि वो इंटरनेशनल आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम और बहुत बड़ा मुस्लिम समाज दूसरे कंट्रीज का खड़ा हुआ है, जबकि सबको पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग उग्रवादी एक्टिविटीज करते हैं, दूसरे कंट्रीज को डराना धमकाना इनकी एक नेचर है। अब आते हैं इंडिया के अंदर जो अभी रोजा इफ्तारी की बात हो रही थी, तो मैं जो आपके पैनलिस्ट दूसरे बैठे हैं, कांग्रेस वाले और दूसरे वकील साहब, उनको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की स्थिति बताना चाहता हूँ। अब हालात बदले हैं, वो सपने आपके खत्म हो गए और ना वो सपने वापिस आएंगे। आप दिल्ली के अंदर जब रोजा इफ्तारी आपके समय में होती थी तो थाने के लेवल पर अलग, एसीपी लेवल पर अलग, डीसीपी लेवल पर अलग, पुलिस हेडक्वार्टर में अलग, सीएम के यहाँ अलग, एलजी के यहाँ अलग, पीएम हाउस में अलग। अब वक्त बदला है, अब कोई रोजा इफ्तारी इस दिल्ली शहर के अंदर किसी थाने में, एलजी हाउस में नहीं सेलिब्रेट की जाती, ना ही कृष्ण जन्माष्टमी और दीपावली मनाई जाती। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त बदला है। अब जो सेकुलर की जो भाषा थी अब वो आपको सिखाई जा रही है कि सेकुलर कैसे होते हैं। अब किसी थाने में कृष्ण जन्माष्टमी या हनुमान जयंती नहीं मनाई जाती और ना ही रोजा इफ्तारी मनाई जाती है। तो इसको कहते हैं सेकुलर कंट्री की स्थापना की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो एक मैसेज बिल्कुल क्लियर दिया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश और जहां भी सरकारें हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन और उम्दा काम किया और एक मैसेज देने की कवायद की है कि टेररिस्ट और इस तरह की एक्टिविटीज करने वालों को। ओके सर, असगर जी सीधा सवाल मेरा है, क्योंकि ये समझना भी हमको अब बहुत जरूरी हो गया है, इस्लाम के आपके मजहबी इतिहास में पिछले 1000-1500 साल का जितना भी आपका इतिहास है, इसमें आज तक कोई एक मामला हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, जहां पर आपके शांतिप्रिय कौम ने अपनी गलती स्वीकार की हो। कभी बड़ा दल दिखाते हुए आप लोगों ने कहा हो कि हाँ भाई हमारी गलती है, हम प्रायश्चित करेंगे, या आप मानते हैं कि पिछले 1000 वर्षों में आप लोगों ने कभी कोई गलती की ही नहीं है? क्योंकि यहां और इस मामले में भी आप लोगों ने अपनी गलती नहीं मानी। इनफैक्ट आप भी अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, वकील कहते हैं, फिर भी आपने किसी भी चश्मे से देखते हुए अपनी दृष्टि से नहीं कहा कि इन लोगों ने गलत किया, इनको पर एक्शन होना चाहिए। असगर जी, देखिए पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आपका सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि वेद प्रकाश साहब ने एक बात रखी तो मैं अपनी जो मैंने पढ़ा है उसके लिहाज से मैं बात करना चाह रहा हूं कि वेद प्रकाश साहब जैसे लोग अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो वाकई बहुत मुश्किल है इस मुल्क की हालत का सुधरना। मुझे मालूम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पेज पे किस जगह ये डेफिनेशन दी है कि साहब सेकुलरिज्म ये है। जो आपने बताया मेरे हिसाब से वो सेकुलरिज्म की नहीं, वो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन है। अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं कम्युनलिज्म को, वही मैंने अपनी बात शुरू करी थी कि इन चीजों के लिए हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मना किया कि भाई आप कानून का सहारा न ले। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू करी थी कि कोई भी गलती करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई करे, भाई कानून हमारे मुल्क का है, हमें कानून पे भरोसा है, कानून को मानते हैं तो कानून पे स्टेप ले हम। आपने ये भी आवाज नहीं सुनाई कि वो काउंसलर साहब क्या कह रहे हैं, आपने ये भी नहीं बताया वो दुकानें किसकी हैं। वो अगर नोटिस सर्व करने के लिए कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो, पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेंगे क्या ये जिहादी? सिस्टम को कैप्चर कर लेंगे क्या पूरे कानून को? और वो लोग जो कानून से ताल्लुक रखते हैं, कोई वकील हो या पुलिस ऑफिसर हो, मुझे बस आप मेरे सवाल का जवाब दे दो सर। आप भाषण देने लग गए हो, मेरे सवाल का जवाब दे दो सर। पिछले 1000-1500 सालों के इतिहास में क्या कभी भी आप लोगों ने कहीं गलती स्वीकार की है? एक आध मामला हो तो हमको याद दिला दीजिए। स्वीकार करेंगे ना, जब गलती करेंगे नहीं तो क्यों स्वीकार करेंगे? मतलब हाँ चलिए, मैं वही तो मैं हो गया, मेरा जवाब मुझे मिल गया। मतलब इनके 1000-1500 साल पुराने इतिहास में इन लोगों ने आज तक कोई गलती की ही नहीं है। और जो तेलंगाना में हुआ, भाग्यनगर में हुआ, वहां पर भी इन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकारी। ठीक है, हो गया, हो गया, सवाल भी मिल गया। आपने कह दिया हमने कोई गलती की नहीं, आप तो खुदा से भी ऊपर है। आपने अभी भी आप तैयार नहीं हो। नहीं, मैं कोई कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। आपने नोटिस सर्व नहीं किया तो कहाँ इसमें गलती है बताइए? ठीक है, ओके। पंडित राज शर्मा एरिया का आदमी ठीक कह रहा है कि आप नोटिस, अरे भाई बिना कानून के आप कर दोगे? हाँ सर, हाँ आप उनकी दुकानों को, तो सही बात है ना, वो हो तो गया फैसला। वो जज साहब आ गए थे वहाँ पे, एमएलसी जो है वो जज है ना, और उन्होंने फैसला सुना दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है और मैं उसको रोकूंगा, गाली देके भगाऊंगा इन वर्दी वालों को। वर्दी देके खून खोल जाता है इन मुसलमानों का, तो उन्होंने भगा दिया, गालियां दी। वो अगर वो नहीं भागते तो हो सकता है उनकी हत्या हो जाती है। कह रहा है नोटिस आपने सर्व क्यों नहीं किया?
आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी गालियां ठीक है, वो कह रहा है ओके। नोटिस क्यों नहीं पंडित राज शर्मा जी थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके, हो गया सर, हो गया। असगर खान जी हो गया भाई, अब इनका ऑडियो ऑन करिए भैया। पंडित राज शर्मा जी सर थोड़ा पीछे चलेंगे लेकर आपको। साध्वी प्रज्ञा जी के खिलाफ एक भी सिंगल सबूत नहीं था, सरकार आपकी थी, बांध कर पीटा गया। साथ में कर्नल पुरोहित साहब के खिलाफ भी एक सबूत नहीं था, उनकी भी टांगे तोड़ डाली गई। पर यहां तो ओवैसी के गालीबाज एमएलसी का वीडियो है सर, यहां पर तो खुलकर वो गरिया रहा है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है। इसमें भी आपको मेरी गलती नजर आ रही सर? अब मैं अब मेरी बात सुनना बस। हाँ। अब आपने मुझे बोलने के लिए कहा, मैं बोल रहा हूं मुझे दो बातें पहले चाहिए। पहले कि मुझे खेमचंद जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने बोला जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का इस देश में पहला हक है। अपनी पीसीआर से कहिए वो वीडियो चलाएं, अगर ना चला पाओ तो क्षमा मांग लेना। नहीं, क्षमा नहीं मांगना सर, हम हमारे फैक्ट सही है। अगर आपको लगता है हम गलत है तो आप हमारे ऊपर केस करिए। चैलेंज कर रहा हूं मैं, चैलेंज कर रहा हूं। ये कहा है, इस पे आप देश को बरगलाना बंद कर दीजिए सर, इसको देश को बरगलाना बंद कर दीजिए कि मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने ऐसा उन्होंने कहा है, बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया है। गलत मत करिए सर, गलत कोट मत करिए यहाँ पर। कौन माफी मांगे? माफी आपको देश से मांगनी चाहिए। देश के संसाधनों मुसलमानों का पहला हक कैसे हो जाएगा भाई? आप लोगों के दिए गए इन बयानों की वजह से तो आग लूट रहे हैं, याद हरकतें कर रहे हैं। चंद जी गए, उनका चल सकता है, एक पार्टी के प्रवक्ता है। आप झूठ कैसे परोस? अरे मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे ऑन एयर टेलीविजन पर लाइव। अरे भैया पूरी वीडियो दिखाओ यार। मैं लाइव ये कह रहा हूँ, राज शर्मा जी अगर साबित कर दिया कल से एंकरिंग बंद कर दूंगा। आप शर्त लगाओ यहाँ पर, टीवी पर दिख मत जाना आज के बाद। अगर ये बात गलत है टीवी पर दिख मत जाना। चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं मैं। वीडियो नहीं है मेरे पास। अरे वीडियो नहीं, इतने जल्दी वीडियो निकल के चलते नहीं है, ऐसा चुटकी में काम नहीं होता है। मोनिया कुछ भी बोल दिया। मैं चैलेंज करता हूं सबके सामने, मैं इस नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज करता हूं पंडित राज शर्मा को। अगर मनमोहन सिंह जी ने ये ना कहा हो, अगर ये ना कहा हो तो मैं नहीं आऊंगा टीवी पे कल से। और पंडित राज शर्मा जी अगर कहा होगा तो मत आना, थोड़ी भी शर्म हो तो मत आना, इस चैनल पे तो बिल्कुल मत आना। अगर ये कहा हो तो बयान सुना, बाकायदा ये बयान उन्होंने दिया भी था, स्पेशली मुस्लिम्स कहा गया था। ये इससे पर मत बरगलाइए, जो सवाल पूछा था जवाब दीजिए भाई, हो गया। इतना एनर्जी मुझे नहीं वेस्ट करना फर्जी बातों पे। पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी जो बातें कही गई हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आप डिबेट को डिरेल नहीं कर पाएंगे। मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं, बात करना हो करिए, नहीं तो मत करिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, आपकी सरकार थी, बांध कर मारा गया। पुरोहित साहब के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, टांगे तोड़ दी गई। सबूत का वीडियो दिखा रहा हूं, गरिया रहा हूं आपकी पुलिस को, एक गिरफ्तारी का एफआईआर नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए इस पर। तो चला देते ना, जिसने राम मंदिर पे सर आप हर विषय को, आप हर सवाल के जवाब में आप विषय भटकाने क्यों लग जाते हैं? डर लगता है, विषय भटकाने क्यों लग जाते हैं? मुझे पता है, मैंने आपके साथ विषय पर बात की, आपने पिछली बार भी डिरेल किया, इस बार भी आप डिरेल कर रहे हैं। मैंने पूछा आम, आप जवाब दे रहे हैं इमली। मैं जो पूछ रहा हूं उस पर बात करें ना सर। पहुंचो तोता, मैं बोलूं कौवा, कैसे चलेगा? ये ऐसा नहीं सर, ऐसे नहीं। साधवीर का कहां से आ गई बात? आप बस आप चलिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, आपको अवसर दूंगा ब्रेक के बाद कि क्या आप साध्वी जी के साथ हुए कांग्रेसी अत्याचार पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। सवाल बहुत सीधा है पंडित राज शर्मा जी, क्या साध्वी प्रज्ञा जी के साथ जो कांग्रेसी अत्याचार हुआ था आप माफी मांगेंगे? और इस बीच में जब हमने ऐड लिया तो इस ब्रेक के दौरान मैंने वो चीज सर्च भी कर ली। मनमोहन सिंह जी ने, सुन लीजिए पंडित राज शर्मा जी, फिर से कोट कर रहा हूं मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में यह बयान दिया था। उनके मूल अंग्रेजी शब्द क्या थे वो सभी लोग सुन लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले देशवासियों को गुमराह करते हैं कि वो वीडियो दिखाओ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, are empowered to share in the fruits of development. They must have the first claim on resources. ये शब्द थे मनमोहन सिंह जी के, ये शब्द थे मनमोहन सिंह जी के। अब पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी अब मुद्दे पे जवाब, मुद्दे पे जवाब, फिर बाद में मुद्दे पे हो गया। अब तो बता दिया मैंने, दूध का दूध पानी का पानी। अब मुद्दे पे आइए सर, अधूरा बयान मत सुनाना। क्या माफी मांगेंगे?
अगर देखिए दो चीजें, या तो आप सर यहाँ अश्योर कीजिए, या तो हमारे दर्शकों से आप यहाँ पंडित राज शर्मा जी अश्योर कीजिए, पंडित राज शर्मा जी क्या नहीं, आप या तो अश्योर कीजिए AIMIM के MLC के ऊपर कार्रवाई होगी, इसके प्रमाण सामने आए, किसने गालियां दी हैं प्रशासन को, इसके ऊपर एक्शन होगा, या फिर आप साध्वी प्रज्ञा के साथ जो कांग्रेसी अत्याचार हुआ था उसका माफी मांगेंगे। दो में से एक है, क्या करेंगे बताइए। यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। पंडित राज शर्मा जी, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, या तो MLC के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दीजिए, या तो फिर साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर कांग्रेसी अत्याचार को लेकर माफी मांगिए। मैं दो बातें कहता हूं, जो भी मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप दो बातें कह रहे हैं। सुन लीजिए, यू आर नॉट इंजन, यू आर नॉट अ गार्ड, कह रहा हूं, आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट, सिग्नल बाय द दिस इज माय डिबेट, और मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। और मैंने आपको दो ऑप्शन दिए सर, आदरपूर्वक, अपनी तरह से आदरपूर्वक आपसे दो ऑप्शन आपको दिए, आदरपूर्वक दो ऑप्शन, दो ऑप्शन। मेरी कॉपी नहीं चेक कर सकते, मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं, तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आप तो जाएंगे, पहले मुझे बोलने दो, आप तब 30 बोलिएगा। सेकंड दूंगा सर, 30 सेकंड में जो बोला अपनी बात रखिए। आप साध्वी जी का जो मैटर है वो सब जुडिशियल था, वो कानून जाने, पुलिस जाने, इसमें मुझे नहीं कहना, लेकिन क्या उन चैनल के बड़े बड़े संपादक माफी मांगेंगे जो दिन भर मुसलमानों को हरी टोपी करते हैं और अंधेरे में मुसलमानों से मिलते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं? मांगेंगे? आप उन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जवाब मांगोगे जिन्होंने अपनी लड़कियां मुसलमान को ब्याह दी? बताओ, या आप माफी मांगो? ना मैं आज तक समझ नहीं पाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेजेस को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्यों उठना पड़ते हैं? ये मैंने भी बहुत पढ़ा है कि मैंने भी बहुत पढ़ा है, बीजेपी के फलाने नेता ने वहां ब्याह दी, कुछ तो याद आया। मैं वही कह रहा हूं ना, ये फर्जी चीज है सर। आप पंडित राज शर्मा जी, मैं तो आपको पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड प्रवक्ता मानता हूं, आप गली मोहल्ले के लड़कों की तरह बातें कर रहे हैं, आपने ये देखा गलत कोट कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। नहीं ना मुझे, ठीक है, ओके, मैं तो ये अभी मनमोहन सिंह ओके सर, नहीं समझिए, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं आपके पास, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो पता सारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की ये सूची है, ये सूची है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की, जब उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो गलत वो बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कहा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं मुसलमानों के बचाव में? मैंने आपको 2 सवाल पूछे, उसका जवाब आप दे नहीं पाए सर, मामला हो गया खत्म, मैं अन्य गेस्ट पे जाऊंगा। हो गया वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेदभूषण जी किस, अच्छा ठीक है, ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि चूंकि अब बात मनमोहन सिंह जी की हो गई है, तो एक बाइट हम सुनवा ही देते तमाम दर्शकों को। पंडित राज शर्मा जी स्पेशली आपके लिए, प्लीज सुनिएगा। Innovative plans to ensure that minorities and women and children, the component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, बस रोक दीजिए, हो गया भाई, हो गया। ये हमने दिखा दिया तमाम दर्शकों को, क्योंकि हमने पहले कहा था, पंडित राज शर्मा जी ने मुझे चैलेंज किया था, मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे पीसीआर ने ये अभी भी ये अधूरा है ये बयान। अब ये आप ठीक है सर, ओके, हाँ वो आप अपना देखते दिखाते रहिए आपस में, वो जब आप कांग्रेस कार्यालय में बैठिएगा एक दूसरे को देखते दिखाइएगा, अपना टाइम पास कीजिएगा, वो अपना टाइम पास कीजिएगा, मैं उस पर नहीं आऊंगा। वेदभूषण जी को मैं, वेदभूषण जी का फेडरल बढ़ाइए भैया। वेदभूषण सर, ये जो चर्चा आप देख रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी इन माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच क्यों रही है, और ये अश्योर क्यों नहीं कर रही है कि हमारी सरकार इस MLC के ऊपर कार्रवाई करेगी? देखिए, वक्त बदला है आशीष जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को पता होना चाहिए। हाँ। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, परंतु अब ये, मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं, फिर भी कांग्रेस इन्हीं वजह से अपना 100वां रन शतक बनाने जा रही है। 99 बार हार का मुंह देखना पड़ा है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, वो 100वां जो शतक है, जो 100 रन है कांग्रेस पार्टी के पूरे होने जा रहे हैं। इन्हीं कुकर्मों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से जा रहे हैं। आपने जो वीडियो चलाई उसका हिंदी तरन्नुम करके बता दिया, आप इंग्लिश में उनको नहीं समझा पा रहे, हिंदी में आपने करके बता दिया, परंतु सुनने को तैयार नहीं है। केवल अपीजमेंट की जो उनकी पॉलिसी थी, उनकी नीति थी, अब वो फ्लॉप हो गई है। इस देश में 74% हिंदू रहते हैं। ये तो शर्मा जी तो खुद हिंदू है, ब्राह्मण है, पता होनी चाहिए इस देश में। अब वो चीज नहीं चल पाएगी जो ये चलाना चाह रहे थे, जो स्क्रिप्ट चलाना चाह रहे थे, तो मजबूरी है इनकी कि इनको इस तरफ रहना पड़ेगा। परंतु आप देखिए, अभी बंगाल के इलेक्शन में
अब मुस्लिम जो है AIMM का लीडर और बाबर खड़े हो रहे हैं, तो तब देखिए अब इनकी क्या हालत होने वाली। ठीक है सर, ओके ओके। आप सभी का बहुत आभार। मेरे पास समय सीमित था, बहुत आभार आपका। पंडित राज शर्मा सर हमारे साथ, खेमचंद जी जुड़े, वेदभूषण सर जुड़े, असगर जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। ये चर्चा हमने की तेलंगाना के ऊपर, क्योंकि वहां पर सिस्टम कैप्चर की परफेक्ट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। AIMIM के MLC वहां के मुसलमानों के द्वारा ठेंगा दिखाया गया है, प्रशासन को, कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।